हेलो लर्नर्स, हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे कि मैटर क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं और एटम्स कैसे मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये सारी बातें हमने 18th सेंचुरी तक जान ली थी और 18th सेंचुरी के अराउंड ही एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एंटोइन एल लवोसियर। उन्होंने केमिकल रिएक्शन को समझाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उन्होंने ये कहा था कि हाँ, ये बात तो ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है कि एटम्स ही कंबाइन होके मॉलिक्यूल बनाते हैं, लेकिन ये जो एटम्स का कॉम्बिनेशन है ना, ये इतना भी सिंपल नहीं है, प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो लर्नर्स, अब हम एक बार केमिकल रिएक्शन को समझ लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में केमिकली रिएक्ट करते हैं एक टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इस बात को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो ये है हाइड्रोजन। ये क्या है? ये हाइड्रोजन जो गैस है ये बहुत ही फ्लेमेबल गैस है और ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन के बिना तो फायर एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो ये एक एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट बनाएंगे जिसको हम कहेंगे वाटर का मॉलिक्यूल। और ये वाटर का मॉलिक्यूल किस काम में आता है? फायर को खत्म करने के लिए। तो लर्नर्स, अब एक बात समझ लेते हैं, ये जो एरो है ये शो करती है केमिकल रिएक्शन को। अब इस एरो की जो टेल की साइड होते हैं ना, वो होते हैं रिएक्टेंट्स, मतलब कि वो आपस में रिएक्ट करते हैं और इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और ये जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बनाते हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। अब इन्होंने जब आपस में केमिकली रिएक्ट करा होगा तो इनका कोई मास भी तो होगा। अब मान लो ये मेरे हाथ में एक पेन है, अब इसका कुछ तो मास होगा, चाहे वो थोड़ा सा मास हो। अब मैं कह दूं कि इसका कोई मास नहीं है, तो मतलब तो ये मैटर ही नहीं है ना, क्योंकि मैटर की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एनीथिंग दैट पोजेस सम मास, मतलब कि जिसका कोई मास है वही मैटर है। इसी प्रकार से एटम का भी कोई मास होता है, या फिर हाइड्रोजन का एटम है, इसका भी कुछ मास होगा। मान लो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसका मास है 2 ग्राम और ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होगा? 4 ग्राम। यहाँ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, इनका मास अलग होता है। ठीक है। अब मान लो जब ये आपस में केमिकली रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका टोटल मास होगा 6 ग्राम। मतलब कि ना तो इस केमिकल रिएक्शन में मास क्रिएट होगा और ना ही इस केमिकल रिएक्शन में कोई भी मास डिस्ट्रॉय होगा, मास कंजर्व ही रहेगा। तो इसी बात को एंटोइन एल लवोसियर ने कहा था कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नीदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन में ना तो कोई मास डिस्ट्रॉय होगा और ना ही कोई नया मास बनेगा। जो भी मास है वो एज इट इज कंजर्व रहेगा। अब मतलब कोई जादू थोड़ी है कि हमने किसी के अंदर 4 बॉल डाली और हाथ डाले तो 6 बॉल निकल रही है, 2 बॉल निकल रही है। अरे भाई 4 डालिए, 4 ही तो निकलेगी ना बस। तो इसी बात को एंटोइन एल लवोसियर ने बताया था। अब इसे हम थोड़ा थियोरेटिकली देख लेते हैं। तो सर ने यही कहा था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। अब इन्होंने एक और बात कही, इन अ केमिकल रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट विल इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है? जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। मैंने आपको ये बात बताई थी। अब हमने रिएक्टेंट में डाली 4 बोल, अब जब हम प्रोडक्ट में से निकालेंगे तो 4 ही तो निकलेगी, 2 या 6 तो वो बन के निकलेगी नहीं। तो इसी बात को समझा था। तो इसी बात को हमने एग्जाम्पल में भी कहा था। हाइड्रोजन का मास हो गया 4 ग्राम, ऑक्सीजन का मास हो गया 16 ग्राम, टोटल होगा 36 ग्राम और यहाँ भी इतना ही होगा 36 ग्राम। मतलब कि ना तो बना ना ही डिस्ट्रॉय हुआ। तो लर्नर्स, अभी तक हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ चुके हैं जिसको दिया था सर एंटोइन एल लवोसियर ने। अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ पढ़ लेते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसको दिया था सर जोसेफ एल फ्रॉस्ट ने। और उन्होंने अपनी बात में ये कहा था कि हाँ भाई, ये बात तो ठीक है कि एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये जो मॉलिक्यूल बनता है तब इनका एटम्स का मास भी कंबाइन होता है, लेकिन ये जो इनका मास कंबाइन होता है ये एक डेफिनाइट प्रोपोर्शन में कंबाइन होता है। तो इस बात को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं जिसको ये आपको
ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए व्हाइट स्क्रीन पे चलते हैं। तो लर्नर्स, मान लो हमको वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाना है। तो हमको वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए क्या चाहिए? H2 के एटम और ऑक्सीजन के एटम। ये जब कंबाइन करेंगे तो H2O का मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब क्या तुम बता सकते हो ये जो H2O का मॉलिक्यूल बना है ये कहाँ का मॉलिक्यूल है? मतलब कि कौन से पानी का मॉलिक्यूल है? ये सी के पानी का मॉलिक्यूल है, रिवर के पानी का मॉलिक्यूल है, या तुम्हारे घर में जो पानी आता है वहाँ का मॉलिक्यूल है, या फिल्टर हुआ वाटर का मॉलिक्यूल है? तो मेरी बात सुनो, हमें जब भी वाटर का मॉलिक्यूल बनाना होगा हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होंगे 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। ये जब आपस में कंबाइन करेंगे ना तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करेंगे। अब ये जब आपस में कंबाइन हुए होंगे तो इनका मास भी तो कंबाइन हुआ होगा, और वो हुआ होगा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में। अब देख लेते हैं हाइड्रोजन का मास कितना होता है। एक हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1U। तो ऐसे ही 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2U। और एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है? वो होता है 16U। अब मान लो इसका जब हम प्रोपोर्शन निकालेंगे तो U से U कट जाएगा और ये कट जाएगा 1/8 में। अब हम इनका रेशियो लेंगे तो इनका रेशियो क्या आएगा? 1.8। तो इसी बात को उन्होंने कहा कि हमें चाहे दुनिया के किसी भी कोने में वाटर का मॉलिक्यूल मिले, अगर चांद पे भी वाटर मिलेगा ना तो उसका जो कंपोजिशन होगा वो 1/8 ही होगा। मतलब वाटर बनाने के लिए हमको 2 हाइड्रोजन के एटम चाहिए होंगे और एक ऑक्सीजन के एटम, और इनका जो मास कंबाइन होगा वो डेफिनाइट प्रोपोर्शन में कंबाइन होगा 1/8 में। तो इसी बात को अब हम थ्योरेटिकली समझ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो उन्होंने यही कहा कि जब भी एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन करेंगे तो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास में करेंगे। अब तुम कहोगे सर आपने एलिमेंट्स कहा था, अभी तो आप एटम बता रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, अगर हमको एक वाटर की ड्रॉपलेट बनानी है, हमको एक वाटर की ड्रॉपलेट बनानी है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम से तो काम चलेगा नहीं। हमको बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम चाहिए होंगे और बहुत सारे ऑक्सीजन के एटम चाहिए होंगे। अब जब बहुत सारे चाहिए होंगे तो ये जो होगा ना इसे हम एलिमेंट बोल देंगे। मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम्स चाहिए होंगे और बहुत सारे हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम चाहिए होंगे, उसी से ही वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। अब इसका हमने एक एग्जाम्पल भी देख लिया, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो लर्नर्स, अभी तक हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि एटम क्या होता है, मैटर क्या होता है, और एटम्स कैसे केमिकली कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इतनी सारी चीज़ें जो हमने पढ़ ली थी तो इनको समराइज करने की ज़रूरत थी। तो उस टाइम एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था डाल्टन। तो उन्होंने इन सारी बातों को अपनी थ्योरी में समराइज कर दिया था और एक अपनी ही थ्योरी बनाई थी जिसका नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो चलिए डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को पढ़ते हैं। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में 6 पोस्टुलेट दिए थे। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था? एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल और टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। मतलब जितने भी मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है जिनका नाम है एटम। और उन्होंने सेकंड पोस्टुलेट में ये बताया था एटम्स आर नॉट डिविजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब ये है कि एटम है वो इनडिविजिबल पार्ट है, मतलब बाद में डिवाइड नहीं हो सकते, और एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो बन सकते ना ही टूट सकते। मतलब वही बॉल वाला एग्जांपल, अब हमने किसी झोले में 4 बॉलें डाली, जब हम हाथ डालेंगे तो 8 तो बन नहीं जाएंगी, वो रहेंगी तो 4 ही, भले उनका शेप थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा लेकिन बॉल्स 4 ही रहेंगी। ना तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम डिस्ट्रॉय होते और ना ही बनते हैं। तीसरा उनका पोस्टुलेट ये था ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर सेम इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको बता चुका हूँ ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके जो एटम्स होते हैं वो सारे के सारे सेम होंगे साइज में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब मान लो हाइड्रोजन गैस है, अब हाइड्रोजन गैस बहुत सारी हाइड्रोजन गैस है, तो हम किसी भी कोने से कोई सा भी एटम उठा लेंगे वो दूसरे एटम के साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में एकदम सेम होगा। अब तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने दिया था एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये है
कि अलग अलग मैटर के या अलग अलग एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स होंगे वो अलग होंगे। मतलब ऑक्सीजन का जो एटम है उसका अलग होगा, हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसके एटम्स अलग होंगे, बिल्कुल भी आपस में सेम नहीं होंगे। और इन्होंने अपना फिफ्थ पोस्टुलेट ये दिया था, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। इसका मतलब ये है, ये जो एटम्स है जब ये आपस में कंबाइन करते हैं ना तो एक स्मॉल होल नंबर में करते हैं। कभी आपने रेशियो ये देखा होगा 1.8, ये कभी आपने ये देखा है 1.8.1? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। ये जब भी आपस में कंबाइन करेंगे ना तो 1.8 ये एक होल नंबर है, इसी में ही कंबाइन करेंगे, मतलब कोई कमा बीच में नहीं आते। और तो इन्होंने अपने सिक्स पोस्टुलेट में ये कहा था, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। मतलब कि मान लो हमको वाटर बनाना है, अब वाटर बनाने के लिए मेरे को दो ऑक्सीजन के तो वाटर बनाने के लिए मेरे को दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम चाहिए होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि मान लो मेरे को वाटर बनाना है और मैंने हाइड्रोजन के एटम ले लिए 2 और ऑक्सीजन के ले लिए 3 ना, ऐसे कभी नहीं होगा। अब मान लो मेरे को ऑक्सीजन गैस बनानी है, तो मेरे को हमेशा 2 ऑक्सीजन के एटम चाहिए होंगे। अगर उसमें एक ऑक्सीजन का एटम ज़्यादा हो गया ना तो वो ऑक्सीजन गैस क्या होगी, वो तो ओजोन लेयर बन जाएगी ना। तो इसका मतलब यही है, हमको जब भी कोई कंपाउंड बनाना है ना तो हमको सेम कांस्टेंट नंबर ऑफ एटम्स ही चाहिए, ना ही एक ज़्यादा और ना ही एक कम। तो लर्नर्स, अब इस चैप्टर का सबसे जरूरी टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है एटम। एटम क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस। इसका मतलब यह है कि जो एटम है ना वो किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट है, मतलब कि मैटर नहीं, अब हम एलिमेंट बोलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एलिमेंट वो होते हैं, जैसे कि मान लो ये हाइड्रोजन की गैस है, ये कैसे बनी होगी? इनको बनाने के लिए सारे एक जैसे एटम लगे होंगे, H और H, लेकिन जो H2O है इसको बनाने के लिए एक हाइड्रोजन लगा होगा, सॉरी 2 हाइड्रोजन लगे होंगे और एक ऑक्सीजन, मतलब ये तो अलग अलग एटम से मिलकर बन रहा है ना, तो ये एलिमेंट नहीं है, ये है कंपाउंड। और हाइड्रोजन को बनाने के लिए सेम ही एटम चाहिए, तो ये क्या है? ये है एलिमेंट। मतलब कि जो एटम है वो किसी भी एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक है, किसी भी एलिमेंट को बनाने के लिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? एटम। ठीक है, और जो एटम है उसका इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस है भी और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं भी है। अब मान लो ये हाइड्रोजन है, ये इधर उधर घूमता रहेगा, ये किसी के साथ केमिकली रिएक्ट कर ले और क्या बना ले? H2 बना ले, मतलब कि हाइड्रोजन के फॉर्म में कभी नहीं मिलता, तो इसका इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनका इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस हैगा। अब हम देख लेते हैं साइज ऑफ एटम। एटम का साइज कितना होता है? दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, मतलब कि इतने छोटे कि उन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नेक्ड आई से तो छोड़ो, हम उसे नॉर्मल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें हाईली सोफेस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, जिसको हम STM कहते हैं। तो STM माइक्रोस्कोप करते क्या है? ये किसी भी सरफेस की हमें एक मैग्नीफाइड इमेज दे देते हैं। तो जब हमने एटम को इन हाईली सोफेस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप से देखा तो हमने ये पाया कि जो एटम है वो कैसे होते हैं? गोल होते हैं। अब किसी भी, या गोल या मान लो स्पेरिकल, ये कैसे होते हैं? स्पेरिकल होते हैं। अब मान लो हमको किसी भी स्पेरिकल का अगर हमको साइज निकालना तो हम कैसे निकालें? हम निकालेंगे उसका रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर से उसके शेल तक, मतलब कि सेंटर से उसके सर्कमस्टेंस तक का, सेंटर से उसके सर्कमफ्रेंस तक का जो एरिया होता है वही उसका रेडियस होता है। तो ऐसे ही एटम भी स्पेरिकल होते हैं। तो एटम्स का भी हमें रेडियाई निकालना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक रेडियाई। जब हमने उसका रेडियाई निकाला तो वो निकला 1 nm। अब 1 nm कितना होता है? 1 nm इज इक्वल टू 10 की पावर -9।
ठीक है। अब हाइड्रोजन का जो एटम है वो सबसे छोटा और उसका साइज है 10⁻⁻10 नैनोमीटर। अब मैं आपको ये बता चुका हूँ कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो लर्नर्स, अब मैं आपको एक बात बता दूँ, हमने अभी तक 118 इतने एलिमेंट्स डिस्कवर कर दिए हैं। अब जो एलिमेंट्स है इनका कुछ नाम भी होना चाहिए। तो एक साइंटिस्ट आए डाल्टन, तो उन्होंने क्या करा कि भाई देखो कि जो एलिमेंट्स है इनके जो बड़े बड़े नाम हैं ये बोलने और लिखने बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या कहा कि हम इनका सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लो हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया या किसी और को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे क्यों? क्योंकि जो एटम होते हैं वो स्पेरिकल होते हैं और इनके बीच में ही सेंटर में कोई ऐसा पॉइंट दे दिया जिससे उसकी पहचान हो जाए। लेकिन बाद में साइंटिस्ट को काफ़ी दिक्कत हो रही थी पहचानने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा कि डाल्टन, आपकी ये बात तो सही है कि इनके नाम बड़े, हमको इनका कोई शॉर्ट फॉर्म चाहिए, लेकिन ये जो आपने सर्कल वाला या स्पेरिकल वाला तरीका बताया ना, ये हमें पसंद नहीं आया। तो इसके लिए एक और तरीका निकाला गया। मान लो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन का जो फर्स्ट लेटर है उसे ही ले लेंगे, उसे हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ले लेंगे। या तो फर्स्ट लेटर ले लेंगे या हम ले लेंगे उसके फर्स्ट 2 लेटर, जिसमें कि पहला लेटर वो कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा। तो बाद में क्या होने लगा कि हमेशा सबने फर्स्ट लेटर ही नहीं लिए। जैसे कि मान लो ये जिंक है, इसका फर्स्ट लेटर नहीं लिया, इसका फर्स्ट लेटर ले लिया और थर्ड लेटर ले लिया। मतलब ये जिंक है तो इसका ले लिया ZN, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड लेटर। तो बाद में क्या हुआ, अदर कंट्रीज में भी एलिमेंट्स की खोज होने लगी। अब जो भी एलिमेंट को खोजता वो उसके अपने ही नाम पे दे देता, कोई सिटी के नाम से, कोई कंट्री से नाम पे। अब मान लो किसी ने लैटिन में खोज करी, किसी ने जर्मन में और किसी ने ग्रीक में, तो उन्होंने भी अपने अपने हिसाब से नाम देने शुरू कर दिए। आयरन का नाम दिया Fe और सोडियम का नाम दिया Na। तो अब हम एटॉमिक मास पढ़ेंगे। तो एटॉमिक मास पढ़ने से पहले ना हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो तुम एक फ्रूट सेलर के पास गए और तुमने उससे कहा कि मुझे एक एप्पल चाहिए। तो वो क्या करेगा, तुम्हें एक एप्पल देगा और उसको तोलने की कोशिश करेगा, लेकिन वो 1 किलो से कम होगा और बहुत कम होगा। तो वो क्या कहेगा कि भाई तू एक एप्पल है ऐसे ही ले जा। लेकिन तुम भाई खुददार बच्चे हो, तुम कहो नहीं मैं तो पैसे दे के जाऊँगा। वो कहेगा भाई मेरे पास बाट नहीं है इतना छोटा, मैं कैसे तुझे तोल के दूँ। तो तुम कहते हो चलो ठीक है मैं खुद ही पता लगा लेता हूँ। तुमने वहाँ उसी की दुकान से एक तरबूज लिया और उसको काट के रेफरेंस यूनिट ले लिया, लेकिन वो जो तरबूज था वो भी एक एप्पल से भारी था। तुमने क्या करा, उसके 4 टुकड़े करे, इक्वल पार्ट्स करे, फिर उसको एक तरफ रख दिया, लेकिन फिर भी जो पॉइंटर था वो तरबूज की तरफ जा रहा था, मतलब कि तरबूज जब भी भारी है। तो तुमने ऐसे कर करके उसके 12 पार्ट कर लिए। अब मान लो वो जो तरबूज था वो था 6 kg का, तो उसके 12 इक्वल पार्ट्स कितने के हो जाएंगे, वो हो जाएगा 1/12। मतलब कि जो तरबूज का वो 12वां हिस्सा है वो है एप्पल के, एक एप्पल के बराबर। ठीक है, अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ गई ना, तो अब एटॉमिक मास समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो द मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन इट्स एटॉमिक मास, मतलब कि जो किसी भी एलिमेंट के एटम का जो मास है ना उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। अब मान लो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का मास कितना है 1U, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो मास है उसी को हम कहेंगे एटॉमिक मास, ठीक है। अब दूसरा क्या आया, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ एन एटम कांट बी मेजर्ड बट रिलेटिव एटॉमिक मास कैन बी मेजर्ड। मतलब कि वो जो एप्पल था हमको उसका एक्चुअल मास तो नहीं पता था ना, लेकिन हमने क्या करा, तरबूज के साथ उसे रिलेट करा, तरबूज के 12 टुकड़े करे और हमको एक एप्पल का मास पता लग गया। ऐसे ही हमें एटम का भी एक एटम का मास नहीं पता है, लेकिन उसको रिलेट करके हम मास निकाल लेते हैं। तीसरा क्या आया, अब जो एटम है उसको मेजर करने की यूनिट है AMU या U
इसका मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, मतलब जो एटम है उसको हम AMU में मेजर करते हैं, और यही AMU ही इज द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास। 1 AMU कितना होता है? 1 AMU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। मतलब ये समझ लो कि एक एटम बहुत ज्यादा हल्का है, 10⁻⁻27। मतलब कि अब हम देखते हैं, कार्बन 12 आइसोटोप वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मासेस। अब एटॉमिक मास निकालने के लिए हमको अब हम एक रेफरेंस तो भी चाहिए। इसका मतलब कि वो जो एप्पल था उसके लिए हमें एक रेफरेंस भी तो चाहिए कि भाई इसके रेफरेंस में हम निकाल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले हाइड्रोजन को लिया था, लेकिन जो हाइड्रोजन था वो फेल हो गया। मतलब कि हाइड्रोजन जो आ रहा था ना वो फ्रैक्शंस में आ रहा था। फिर हमने ऑक्सीजन लिया, लेकिन उससे भी काम नहीं। ऐसे करके धीरे धीरे साइंटिस्ट ने लिया कार्बन का 12वां आइसोटोप। अब तुम कहोगे कि आइसोटोप क्या होते हैं? द एलिमेंट्स ऑफ एटम्स सेम इन केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट इन साइजेस। मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स के एटम जो मासेस में तो डिफरेंट है, लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है? वो सेम है। तो जब हमने कार्बन का 12वां आइसोटोप लिया, ठीक है, कार्बन का जो 12वां आइसोटोप था वो कितना था? वो था 12 AMU। और ऐसे ही एक एटॉमिक मास अगर मान लो कार्बन 12 की जो यूनिट है वो है 12 AMU, तो उसकी 1 AMU हम कैसे निकालेंगे? इसका 1/12 कर देंगे। तो 1 एटॉमिक यूनिट इज a यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। इसका मतलब है कि जो कार्बन 12 जो आइसोटोप है ना, वो उसका जो एटॉमिक यूनिट है वो है 12। आई होप लर्नर्स ये सेशन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये सेशन समझ में आ गया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।